नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संजय राउत का खेल खत्म हो चुका है। संजय राउत ईडी की गिरफ्त में है। लंबी चर्चा के बाद, लंबी दलीलों के बाद संजय राउत को कोर्ट ने ईडी की कस्टडी में 8 तारीख तक के लिए भेज दिया है। पर इसी बीच एक बड़ा और अहम खुलासा यह हुआ है कि संजय राउत के नाम एक और घोटालों की लिस्ट जुड़ गई है। अब संजय राउत से पर्ल घोटाले पर भी पूछताछ होगी। पर आज की सबसे बड़ी खबर यह है, जिसपे सभी की नजर बनी हुई है, कि संजय राउत तो ईडी की गिरफ्त में है, पूछताछ हो रही है, पर अब उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी ने समन करके बुलाया है। तो आज ईडी के सामने वर्षा राउत होगी। आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज वर्षा राउत से पूछताछ होगी, क्या दोनों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जाएंगे? बिल्कुल। और वर्षा राउत को पहले भी ईडी का समन जारी हो चुका था, पहले भी पूछताछ हुई थी, लेकिन इस बीच जो पूछताछ होगी वो प्रवीण राउत और संजय राउत के बीच संबंधों के ऊपर होगी। क्योंकि प्रवीण राउत के बारे में जो संजय राउत ने ईडी के सामने बताया, संजय राउत से जब सवाल किए गए कि भाई प्रवीण राउत को आप कैसे जानते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, प्रवीण राउत की बीवी और मेरी बीवी दोनों जो हैं वो दोस्त हैं, दोनों टीचर हैं। तो दोनों के बीच मुलाकात हुई। उसके बाद प्रवीण राउत से मुलाकात हुई वर्षा राउत की, और वर्षा राउत के थ्रू हमारी मुलाकात प्रवीण राउत से हुई। जब ईडी ने सवाल किया था कि आप प्रवीण राउत को पहले से जानते थे, या 2008-9 में जब प्रवीण राउत को पत्राचाल मामले में वो जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिला था टेंडर, तो उस समय जानकारी थी, आप दोनों के बीच संबंध थे। इन सब चीज़ों से उन्होंने इनकार कर दिया। अब वर्षा राउत के ऊपर प्रवीण राउत के बारे में जो दोस्ती की बात है, उसका ठेकरा संजय राउत ने फोड़ा है। अब ईडी ने समन जारी किया है। दोनों को आमने सामने बैठकर अब पूछताछ करेंगे। अब उनसे पूछेंगे कि कब पहली बार मुलाकात हुई थी। अब उस मुलाकात के बारे में कहेंगे, उस मुलाकात के बाद फिर आपने संजय राउत से कभी नहीं मिलाया था, या फिर संजय राउत से पूछताछ करेंगे। अब तीनों को फिर बाद में एक मंच पर लाएंगे, एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी, यानी वर्षा राउत, प्रवीण राउत और फिर संजय राउत। तो सभी के सवाल जवाब को भी ये लोग मिलाएंगे कि क्या किसने कहा, किसने क्या कहा, बयानों को मिलाया जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए तो पूछताछ की जाती है। क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब यही है, क्योंकि एक एक करके जो पूछताछ हुई है उसमें बहुत सारे लूफॉल्स ईडी को मिले हैं। अब संजय राउत ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रवीण राउत के साथ उसका पुराना संबंध है। अब पुराना संबंध अगर है तो उसके बाद ये तय होगा कि जैसा कि ईडी ने अभी तक माना है और कोर्ट में भी ईडी ने बताया है कि प्रवीण राउत ये मास्टरमाइंड नहीं है, एक मीडियोकर है। दूसरा संजय राउत उससे बड़ा वाला मीडियोकर है, ये भी दलाली ही करता है। लेकिन इस घोटाले का मास्टरमाइंड अगर देखा जाए तो वो है संजय राउत, क्योंकि संजय राउत का सरकार के साथ संबंध रहा है, मंत्रियों के साथ संबंध रहा है। वो पहले पत्रकार था, फिर राजनेता बना, और सियासी गलियारों में जो संबंध है वो संजय राउत के हैं, चाहे सरकार के साथ हो, विपक्षी पार्टियों के साथ हो। शिवसेना में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन जब था तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कुछ नेताओं के साथ संबंध रहे। लेकिन जब ये मामला चल रहा था उस समय एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, तो उन सरकारों में जो पैठ थी वो संजय राउत की थी, और संजय राउत के थ्रू ही ये कंस्ट्रक्शन का ठेका जो मिला था वो प्रवीण राउत को मिला था, और इसलिए प्रवीण राउत ने उस एहसान के बदले कमीशन दिए संजय राउत को। तो ये सारा लिंक है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि ये मेरे से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये लेना देना वर्षा राउत से है। मेरी वाइफ जो है वो जानती थी प्रवीण राउत को, और उनके पत्नी के साथ उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था, और उस बिजनेस के मार्फत से जब उनकी पत्नी प्रवीण राउत की थी, उनको लगा कि हाँ इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इन्वेस्टर के तौर पर वर्षा राउत को पैसा दिया गया प्रवीण राउत के अकाउंट से। लेकिन जब ईडी को ये पता चला कि वर्षा राउत को तो पैसा दिया ही गया है, लेकिन प्रवीण राउत ने संजय राउत को भी पैसा ट्रांसफर किया, और उसके साथ साथ केवल वही पैसा नहीं है जो 87 लाख की बात हो रही थी,
उसके बाद हर महीने पैसा जा रहा है। उसके अलावा भी जो अलीबाग में इनके प्रॉपर्टी हैं अलग अलग जगहों पर, जो 9 प्लॉट की बात आ रही है, 3 करोड़ रुपए की बात जो हुई है, वो तो वाइट मनी की बात हुई है। उसके बाद इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि उसमें ब्लैक मनी कितना था। आपको कैश में डील करने के लिए प्रवीण राउत ने पैसे दिए थे, वो पैसे कहां से आए। तो ये प्रवीण राउत एक कड़ी है और संजय राउत दूसरी कड़ी है। और इन दोनों के बीच जो अभी तक मामला सामने आया है, उसमें संजय राउत चाहते हैं कि वर्षा राउत पर ठिकरा फोड़ दें अपनी पत्नी के ऊपर कि भाई हम तो जानते ही नहीं थे, ये जानती थी उनको और उन्होंने हमसे मिलवाया था और कुछ पैसे वैसे की जरूरत थी तो उनसे उधार लिया गया था। लेकिन जब सबको सामने लाके पूछताछ की जाएगी तो पता चलेगा कि ये मामला इतना आसान जी नहीं। बहुत बड़ा घोटाला समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा मनी ट्रेल का ये पूरा मामला है राजीव जी। अभी तो संजय राउत से पूछताछ अंदर चल रही है, फिर आज वर्षा रावत से भी पूछताछ होगी। ये लगातार क्या नंबर्स बढ़ते जाएंगे, पूछताछ का सिलसिला और कुछ लोगों तक पहुंच सकता है क्या? बिल्कुल, अभी ये पूछताछ का सिलसिला चलेगा और एक के बाद एक नए मामले सामने आने हैं। अभी प्रवीण राउत और संजय राउत के बीच जब पूरी तरह से ये साबित हो जाएगा, ईडी को ये बताने के लिए सबूत मिल रहे हैं, उन सबूतों के आधार पर वो कोशिश करना चाह रहा है कि प्रवीण राउत जिन जिन मामलों में, जिन जिन घोटालों में शामिल हैं, वो सारे घोटालों में कहीं न कहीं संजय राउत की भूमिका है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही नज़दीकी से जुड़े हुए थे। एक एक घोटाला जो सामने आएगा, अभी कुछ दिन पहले की बात जो हो रही थी, जो कुछ प्रॉपर्टी भी सीज हुए हैं, तो वो जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में 6000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है, उसमें भी प्रवीण राउत की एक कड़ी थी। क्योंकि जिस कंपनी को HDIL को प्रवीण राउत ने बाद में सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो सब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो PMC बैंक घोटाले में शामिल है। उसका जो प्रमोटर राकेश वधावन है, उसको भी कई मामलों में समन जारी किया गया है, अरेस्ट किया गया है, पूछताछ चल रही है। तो 6000 करोड़ का घोटाला उधर है। और HDIL कंपनी के साथ किसका संबंध है? संजय राउत के मित्र प्रवीण राउत का। अब प्रवीण राउत दूसरे मामले अभी जो सामने आ रहे हैं पर्स ग्रुप का, तो पर्स ग्रुप का जो PSCL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मामला आ रहा है, उसमें भी प्रवीण राउत का नाम सामने लेकिन ये घोटाला है क्या? क्योंकि पूछताछ तो पात्रा चौल के सिलसिले में चल रही थी, एक और नया घोटाले का खुलासा होता है। ये घोटाला है क्या? बड़ा घोटाला है। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में ये घोटाला करता था, 2 तरह की जमीन की खरीद बिक्री करके। ये एग्रीकल्चर लैंड और कॉमर्शियल लैंड, हर तरह की जमीन खरीदता था, उस पर बिल्डिंग्स बनाए, उसका भी पैसा दिया और उसके बाद वादा करता था कि जो भी पैसा आएगा तो वो आपके पास बाद में जमीन का पैसा भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, जमीन भी वापस कर दी जाएगी। एग्रीकल्चर लैंड पर कहीं जो पेड़ लगाए जाते थे, पेड़ लगाने के नाम पर एग्रीकल्चर लैंड लिए जाते थे, उसमें इन्वेस्ट किया जाता था और इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता था। एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम CIS के तहत ये लोग काम करते थे। और ये बहुत बड़ा घोटाला है। जैसे अगर SEBI की ओर से देखें, जो SEBI ने अभी जो अनुमान लगाया था, तो उस अनुमान के आधार पर इसमें कहा गया था कि 60,000 करोड़ रुपया कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत इन लोगों ने इन्वेस्टर्स के लिए थे। ये छोटे छोटे लोग हैं। ये इन्वेस्टर्स कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा। ये एक तरह से चीट फंड है जो छोटे छोटे लोगों के से ज़मीन प्लॉट खरीदा। अब यहाँ पर एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वहाँ छोटे छोटे किसानों से ज़मीन खरीदी गई, उनको मुआवजा देने की बात कही गई, फ्लैट में पैसा दिया जाएगा और उसके बाद ये भी कहा जाएगा कि इतने समय के बाद आपको ज़मीन का भी मुआवजा दिया जाएगा, यानी कि आपके इनकम डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो इस झांसे में आकर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे और उसके बाद उसका पैसा हड़प लेता था। तो ये 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला माना जा रहा था और सेबी इस पे कार्रवाई कर रही है। सेबी और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सेबी ने एक कमेटी भी बनाई थी। RM लोढ़ा जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उन्हीं के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी और वो कमेटी ने इसकी जांच पड़ताल भी की। अब उस घोटाले में नाम जुड़ रहा है किसका? प्रवीण राउत का। प्रवीण राउत का नाम कैसे जुड़ रहा है? क्योंकि वो जो PSCL पर ग्रुप है उसने महाराष्ट्र में भी ज़मीन खरीदी थी।
तो महाराष्ट्र में जो जमीन खरीदी थी उसमें पालघर के एरिया में भी कई जमीन खरीदे गए थे, प्लॉट खरीदे गए थे, उसको डेवलप किया जाता था। और साथ ही वो कुछ दूसरी कंपनियों को भी अपना फंड ट्रांसफर करता था, जिसमें डीडीपीएल था, यूनिकॉर्न जैसी कंपनियां थी। उन कंपनियों ने, डीडीपीएल और यूनिकॉर्न, ये दोनों कंपनियां जो है वो पालघर और मुंबई में भी कह सकते हैं, उसके बाद पुणे के आसपास के क्षेत्रों में कुछ जमीन खरीदता था, वहां पर डेवलप करते थे, फ्लैट बनाते थे और बेचता था। अब उसमें प्रवीण राउत मीडियोकर का काम करता था, जमीन खरीदवाने, जमीन बेचने, फ्लैट बेचने और उस कंपनी के साथ साठगांठ करने के लिए इसको ये कहा जाता था कि डीडीपीएल और यूनिकॉर्न, इन दोनों के साथ प्रवीण राउत के संबंध है। और उन दोनों कंपनियों ने भी 101 करोड़ के करीब प्रवीण राउत को पैसे दिए हैं, ऐसा अभी माना जा रहा है। यानी कि प्रवीण राउत अगर उन कंपनियों के साथ भी जुड़ा हुआ है और जो बड़े घोटाले में शामिल हैं, वो घोटाला का पैसा प्रवीण राउत के पास आया और प्रवीण राउत से फिर संजय राउत के पास गया वो पैसा। यानी कि प्रवीण राउत और संजय राउत का संबंध अगर साबित करना है तो वर्षा राउत के साथ पूछताछ करनी पड़ेगी, फिर तीनों को साथ में बिठा के पूछताछ करनी होगी। और जब ये पूछताछ के बाद जो सबूत मिलेंगे, उसके बाद ये तय करेगी ईडी कि प्रवीण राउत और संजय राउत, ये दोनों जो हैं वो इतने जुड़े हुए हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि जिन घोटालों में प्रवीण राउत है उसमें संजय राउत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के साथ घोटाला कर रहा है। और फिर उसके बाद नंबर आएगा संजय राउत के आकाओं की। अब अगला कदम में ये होगा, संजय राउत से पूछताछ की जाएगी कि भाई ये जो प्रवीण राउत को ठेका मिला था पात्राचाल में, सिद्धार्थ नगर में, इतने 672 फ्लैट बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, वो टेंडर जो मिला था, उस टेंडर में किसके रेफरेंस पे मिला था, वो कौन मंत्री थे जिनको पैसा दिया गया था, इसमें से उनको किसमें कमीशन दिया गया था। उसके बाद संजय राउत के भी जो आका हैं बैठे हुए, शरद पवार के आसपास के लोग, कांग्रेस के लोग, ये सारे फिर सामने में आएंगे। और इसलिए ईडी कस्टडी बढ़ा रही है, धीरे धीरे एक एक सबूत ईडी कोर्ट के सामने पेश करेगी और फिर बार बार ये बात आएगा कि भाई अभी संजय राउत को कितना समय तक ईडी की कस्टडी में रहना है। और फिर जब ईडी की कस्टडी के लिए समय पूरा हो जाएगा तो उसमें बाद में कहा जाएगा कि ये संजय राउत ऐसे हैं जो जब बाहर जाते हैं तो फिर ईडी के दायरे से ही बाहर चले जाते हैं। इसलिए अगर आप हमारी कस्टडी में नहीं रखते हैं तो जुडिशियल कस्टडी में रखिए, यानी कि जेल में ही रहना है। अब जिस तरह नवाब मलिक है, जिस तरह अनिल देशमुख है, ये लोग जो महीनों से जेल में है, एक एक साल गुजर गया, अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पा रहे, उसी तरह संजय राउत का भी होना है। मतलब इस पूरे गैंग का खुलासा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए, धन्यवाद। तो संजय राउत का पूरा परिवार ईडी के चक्रव्यूह में फंस चुका है। संजय राउत जेल के अंदर है, ईडी की कस्टडी में है। ईडी लगातार उनसे तीखे तीखे सवाल पूछ रही है। अब अगला नंबर वर्षा रावत का है, क्योंकि कल ही ईडी ने समन जारी करके आज वर्षा रावत को बुलाया है और खबर सामने आ रही है कि अब संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर कुछ तीखे सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि इस पूरे घोटाले में कुछ और अहम खुलासे हो सकते हैं, जिस पे कैपिटल टीवी की नजर बनी है। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही, पर महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबरों का सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।